सो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको थंबनेल पे ही दिख रहा होगा, आईपीआर के बारे में एंड वीआईपीओ के बारे में, राइट। तो आज की जो क्लास होगी इन दोनों टॉपिक को कवर करेगा। और ये आपके जीएस वाले पोर्शन में, मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम्स के जीएस वाले पेपर में ये टोटल आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब वेटेज है इसका। यहाँ से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको आईपीआर से लेकर के और वीआईपीओ को लेकर के और अदर ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के। तो कोशिश करेंगे कि जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से लेकर के और जिस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आते हैं उनको पूरा हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे और उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग गैदर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो जो जिस चीज़ का फॉर्म आपने फिल किया हुआ है और जिसके थ्रू आपका ये एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन का हो रहा है, कुछ उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पहले आप उसको जान लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था सी जी पी डी एम पी डी टी एम के बारे में। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि इसी के नाम से आपका फॉर्म भी आया हुआ है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें जानना ज़रूरी है। The Office of the Controller General of Patent Design Trade and Marks, that is CGPDTM, is located at Mumbai। मुंबई में इसका क्या है, ऑफिस है इस CGPDTM का। सो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जो ऑफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और इस तरीके से आपको दिल्ली ऑप्शन दिया जा सकता है। द हेड ऑफिस द हेड ऑफिस ऑफ द पेटेंट ऑफिस इज एट कोलकाता। आपका ये जो पेटेंट वाले का ऑफिस है उसकी जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। और इट्स ब्रांच ऑफिस आर लोकेटेड एट चेन्नई में है, न्यू दिल्ली में है और मुंबई में है। तो पेटेंट का जो हेड ऑफिस है, मतलब अगर आपका पेटेंट डिजाइनिंग वाला अगर आपकी ड्यूटी लगती है, अगर काम है, तो पेटेंट वाले का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। और उसके जो ब्रांचेज हैं तीन, दैट इज फर्स्ट वन इज द चेन्नई, सेकेंड वन इज द दिल्ली और थर्ड वन इज द मुंबई। तो ये तीन इनके क्या है, ब्रांचेज हैं पेटेंट वाले ऑफिस के। द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री इज एट मुंबई। और इसके लिए भी क्या है, आपका मुंबई में है। एंड इट्स ब्रांचेज आर लोकेटेड इन कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और न्यू दिल्ली। इसके चार ब्रांचेज हैं ट्रेडमार्क वाले के ऑफिस का। और इसका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो कहाँ पे है, मुंबई में है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मुंबई कॉमन चीज़ इधर चली आ रही है। तो ये थोड़ा सा आपको एक याद करने का भी क्लू मिलेगा कि इस वाले के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुंबई वहाँ पे आपको थोड़ा सा रहेगा कि लॉजिकली है। वैसे सिटी यहाँ पे सिर्फ चार ही हैं, चेन्नई है, मुंबई है और न्यू दिल्ली है, अहमदाबाद है, कोलकाता है। बस यहीं से मिला करके आपका है पूरा। द द डिज़ाइन वाले का जो ऑफिस है वो लोकेटेड कहाँ पे है, कोलकाता में है। एंड इन द पेटेंट ऑफिस में ही इसका डिज़ाइन वाले का ऑफिस है, जो कि कोलकाता में क्या है, प्रेजेंट है। द ऑफिस ऑफ द पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, PIS, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा सकता है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, NIIPM, आर एट नागपुर। ये नागपुर में है, जो कि आपका मुंबई में ही आता है। तो इनका जो ऑफिस है पेटेंट वाले का, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, और NIIPM वाले का, इन दोनों का जो ऑफिस है वो नागपुर में है। एंड ये इनका एक फ्लो चार्ट है जो कि पूरा आपको यहाँ पे समराइज़ किया जा रहा है कि CGPDTM के कितने आर्म्स हैं और कौन कौन से ऑफिस है, किनका क्या क्या है। तो पहला अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो CGPDM का पहला आपको ब्रांच यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट, RGNIIPM एंड PIS। प्रॉपर्टी वाले का जो भी फुल फॉर्म आपको वहाँ पे बताया था। तो इसका जो आपका हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, दैट इज़ द नागपुर में है। इसके बाद पेटेंट वाले का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, कोलकाता में। और इसके बाकी जो ब्रांचेज है वो न्यू दिल्ली में, चेन्नई में और मुंबई में है। डिज़ाइन वाले का ऑफिस कहाँ पे है, आपका कोलकाता में है। ट्रेड मार्क रजिस्ट्री वाले का हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में है। और ब्रांचेज आपके दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, अहमदाबाद में है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, GI, इसके लिए जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में है, इनके कोई ब्रांचेज नहीं है। और कॉपीराइट रजिस्ट्री के लिए जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और SCI CLD रजिस्ट्री के लिए भी आपका कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो ये जो आपका फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट से आपसे GS वाले पेपर में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बनती है, इनके हेड ऑफिस को लेकर के या इनके ब्रांचेस को लेकर के, कि कहाँ कहाँ पे इनका लोकेटेड है हेड ऑफिस। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपके बनेंगे हेड ऑफिस को लेकर के। तो हेड ऑफिस आप सबका याद रखिए कि किस किस वाले ऑफिस का कहाँ कहाँ पे हेड ऑफिस प्रेजेंट है, लोकेटेड है, और उनके ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो इनसे आपका हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बनती है प्रीलिम्स वाले एग्जाम्स में।
नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। नॉर्मली प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं कि अच्छी तरीके से कि जिसके हम ऑनर होते हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं उसको हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन आप कैसे कर लेते हैं, जैसे जिस चीज़ के आप ऑनर हैं और उस पर आपका राइट है और आप उसके साथ में कुछ भी जो भी आपको करना है सिर्फ आप कर पाएंगे, उसको आप बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है कि किसी भी एक ओरिजिनल क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि वो क्रिएशन पहले और किसी ने नहीं किया हुआ होगा ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। आपने अपने दिमाग से कोई नई चीज़ जो कि नोवेल हो, आपने उसको क्या किया है, क्रिएट किया है। सच है जैसे आर्टिस्ट हैं, लिटरेसी है, टेक्निकल है या साइंटिफिक क्रिएशन है, इन सारे फील्ड में से कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि उससे पहले आपके इस नेचर में या इस सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर आपने उसे क्रिएट किया हुआ है तो ऐसे प्रॉपर्टी को आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। In simple language, intellectual property can be defined as what? That is, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि किसी ह्यूमन इंटेलेक्चुअल के थ्रू क्रिएट किया गया हो और वो प्रियोरली मतलब पहले वो एग्जिस्ट ना करती हो, ऐसे लाइक एज आर्टिस्ट के फील्ड में या लिटरेसी के फील्ड में, टेक्निकल के फील्ड में या साइंटिफिक क्रिएशन के फील्ड में। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोग साइंस की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने कहीं से भी किसी एक लोकेशन से आपने कुछ यहाँ से क्या किया, कल्चर आइसोलेट किया, राइट। और मान लीजिए ये बैक्टीरियल कल्चर आपने क्या किया, आइसोलेट किया और फिर इसको आपने क्या किया, आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके आपने क्या किया कि इसको देखा किसके साथ बहुत सारी बेनिफिशियल क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, और उस प्रॉपर्टी को भी आपने टेस्ट किया। तो अब इस बैक्टीरिया को सपोज कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जैसे लाइक अगर मैं अपने नाम से अगर सर्च करूंगा तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे MK दे दिया, MK1, और ये बैक्टीरिया मैंने इसको क्या किया, सर्च किया और आइसोलेट करके इसको मैंने सीक्वेंसिंग कराई। सीक्वेंसिंग करा करके मैंने इसको जाना कि ये कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, इसका स्ट्रेन का नाम मैंने अपने नाम पे रख दिया। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अगर ये सपोज बैसिलस मेगाटेरियम का स्पीसीज हो तो बैसिलस मेगाटेरियम MK1 मैंने इसका नाम दे दिया। अब ये स्पीसीज का ये वाला स्ट्रेन इसके पहले कभी भी नेचर में नहीं रिपोर्ट किया गया था, जो मैंने इसको रिपोर्ट किया है। तो अब अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको अपना क्या कर सकता हूँ, कॉपीराइट करा सकता हूँ, इसको पेटेंट करा सकता हूँ। तो ये मेरी क्या कहलाएगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि उस पर राइट मेरा होगा, बगैर मेरे परमिशन के, बगैर मेरे एक्सेस के दूसरा कोई उस इंफॉर्मेशन को ना ही कहीं रिपोर्ट कर सकता है, ना ही उस इंफॉर्मेशन का कहीं पे यूज़ कर सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि नेचर में या जो कि सोसाइटी में पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, आपने अपने इंटेलेक्चुअल से उसको क्या किया है, क्रिएट किया है, उसको डिस्कवर किया है, उसको सर्च किया है, और वो आपका कोई भी साइंटिफिक क्रिएशन हो सकता है, टेक्निकल क्रिएशन हो सकता है, लिटरेसी में कोई क्रिएशन हो सकता है। जैसे आपने कोई सपोज एक पद्यांश लिख दिया और वो पद्यांश पहले से कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, आप उससे कॉपीराइट करा सकते हैं। तो उसको यूज़ करने से पहले आपका परमिशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो सिंपल इंटेलेक्चुअल वर्ड का मतलब आप समझते होंगे कि किसी भी ह्यूमन बींग्स का जो इंटेलिजेंसी है, जो इंटेलेक्चुअल है, उसको आप बोलते हैं। तो उसके द्वारा जो प्रॉपर्टी क्रिएट की गई है, उसके द्वारा जो चीज़ बनाई गई, उस प्रॉपर्टी को IP या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से हम जानते हैं। होपफुली कि इसका मीन आप लोगों को समझ में अभी आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस राइट का या जिस रूल का प्रोविजन किया गया, उसी को आप IPR के नाम से जानते हैं। सो IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट refers to the legal right given to the inventor or creator to protect his invention or creation for a certain period of a time। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि उस पर्सन को, चाहे वो इन्वेंटर हो मीन्स खोज करता हो या क्रिएटर हो, बनाने वाला हो, उसको ये राइट दिया जाता है जिस चीज़ के लिए जो जो चीज़ उसने खोजा है, जो चीज़ उसने बनाया है सर्टेन टाइम के लिए, कि उस चीज़ को विदाउट उसके परमिशन के कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। जैसे लाइक अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि बैसिलस मेगाटेरियम MK1, अगर मान लीजिए मैंने कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन को डिस्कवर किया और इसके बाद अगर मैं इसको पेटेंट कराता हूँ, कॉपीराइट कराता हूँ, तो मेरे पास इस बैक्टीरियल स्ट्रेन का क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाएगी।
सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए, कि बगैर मेरे परमिशन के इसको कोई यूज नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन कोई कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकता है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको बेच सकता हूँ और इसको दे सकता हूँ, उसके लिए मुझे पैसा मिलेगा। सपोज अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर ये मेरा बैक्टीरिया कुछ ऐसा काम करता है, लाइक सपोज अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं कोविड का, कि मान लीजिए कोविड के अगेंस्ट में एक एंटी कोविड का प्रॉपर्टी अगर ये शो करता हो, फॉर एग्जांपल अगर इस बैक्टीरिया से निकलने वाला कुछ ऐसा केमिकल कंपाउंड हो जो जो कि कोविड के इन्फेक्शन को क्या करता हो, रोकता हो, तो डेफिनेटली इस टाइम पे कोविड से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और परेशान हैं। तो इस केमिकल की रिक्वायरमेंट बनेगी, तो हम अपने इस डिमांड को देखते हुए अपने इस बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं कि आप इतना हमको पैसा दीजिए, आपको ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन में दूंगा और इससे आपको ये वाली केमिकल मिलेगा, जिसका कि फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल करके उसको मेडिसिन बना सकते हैं, जिससे जो कि कोविड में क्या आएगा, काम आएगा। तो उसके ऑनर, उसके राइटर हम होंगे, उसका हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इस चीज़ का राइट देता है उस इन्वेंटर को या उस क्रिएटर को जिसने कोई नई चीज़ खोजी या बनाई है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए, कि उसके लिए उसको पे मतलब पेमेंट मिलेगा अगर उस चीज़ का एक्सेस कोई और करना चाहता है तो। तो दो चीज़ें होंगी, विदाउट उसके परमिशन के कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, और एक्सेस करने के लिए अगर आप परमिशन लेते हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, विदाउट पे के आपको वो चीज़ एक्सेस करने का नहीं मिलेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो होपफुली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है, दीज लीगल राइट्स कन्फर्म एन एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर और क्रिएटर और ही इज असाइंड टू फुल्ली यूटिलाइज हिज इन्वेंशन क्रिएशन फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। ये जो लीगल राइट होती है इस बात का परमिशन देती है उस इन्वेंटर को या क्रिएटर को कि वो अपने इस राइट को कुछ सर्टेन टाइम के लिए अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, फुल्ली यूटिलाइज कर सकता है। अब चाहे वो अपने खुद के प्रोडक्शंस के लिए कर सकता है, जैसे सपोज मैं चाहूँ तो अगर कोई चीज़ मैंने डिस्कवर की है तो उसको मैं अपने नाम से पेटेंट करा करके अपने नाम से उसको बेच सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे पेटेंट ऑफिस में उसको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। और एक बार जब पेटेंट हो जाएगा तो वो जितनी भी चीज़ें बिकेगी, मान लीजिए कोई अगर मेडिसिन है तो जितना भी मेडिसिन बिकेगा उसके राइटर हम होंगे, पैसा उसका हमको मिलेगा, सम कुछ टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट को भी पैसा क्या होगा, जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये, पेटेंट इंक्लूड करता है, कॉपीराइट इंक्लूड करता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट इंक्लूड करता है, ट्रेडमार्क करता है, प्लांट वैरायटी राइट्स एंड ट्रेड ट्रेस एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये सारे पॉइंट हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ से भी सवाल आपका बनता है कि इनमें से क्या है जो कि आईपीआर के अंडर में नहीं आता है, या इनमें से क्या है जो कि आईपीआर के कैटेगरी में आता है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से याद रखिए और समझिए कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आईपीआर के कैटेगरी में आती है, मतलब किनका कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं जिनके लिए राइट आप ले सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली चीज़ है दैट इज़ द पेटेंट्स और कॉपीराइट। जैसे जितना भी हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो जितने भी टेक्स्ट बुक के जो ऑथर होते हैं उनके पास कॉपीराइट होता है, मतलब आप उस टेक्स्ट बुक का कोई भी कंटेंट, कोई भी मटेरियल या वो बुक अपने नाम से कहीं भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं आपको कि आपने विदाउट परमिशन के। जैसे सपोज कीजिए आजकल आप देखते होंगे कि जो इंटरनेट पे आपको कोई भी स्टडी मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल पे वाटर मार्क लगे हुए होते हैं, राइट। वाटर मार्क आपको ये बताता है कि ये जो मटेरियल क्रिएट किया गया है वो फलाने के द्वारा किया गया है। उस वाटर मार्क के का अगर आप यूज़ करके, सपोज वो पीडीएफ फाइल यूज़ करके आप अपने नाम से उसको बताते हैं, तो वो जो वाटर मार्क वाला होल्डर वाला पर्सन है वो आपको क्लेम कर सकता है कि आपने इसको कैसे अपना बता दिया। हालांकि वाटर मार्क बहुत परमानेंट नहीं होता तो वो हट जाते हैं। तो उसी तरीके से आप किसी भी चीज़ के अगर आपने कोई चीज़ पेटेंट कराया है, कॉपीराइट कराया है, तो वो चीज़ विदाउट आपके परमिशंस के कोई दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर एक्सेस करता है और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन उस इन्वेंटर को या क्रिएटर को मिलती है तो क्लेम कर देगा, तो आपको जेल हो जाएगी और आप पनिशबल हो जाएंगे, आपको सज़ा भी मिलेगी। तो वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि ये पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट, मार्क, ट्रेडमार्क, प्लांट वेराइटीज़। हाँ, विदाउट पेटेंट के आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पेटेंट नहीं कराएंगे तब तक वो चीज़ आपकी होगी ही नहीं। जब तक
वाटर नहीं, मैंने वो आपको सिर्फ जस्ट, नहीं नहीं, जस्ट मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि जिस तरीके से आपके वर्ड फाइल में वाटर मार्क लगाने के लिए आता है, वाटर मार्क बेसिकली लोग उसी लिए लगाते हैं कि ये चीज़ मेरी है। उसका कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं वो लोग, ना ही कोई उसका पेटेंट कराते हैं। हाँ, जो लोग पेटेंट कराएंगे उनका, अगर आप ले करके अगर आप अपने नाम से यूज़ करते हैं तो वो आपको क्लेम कर सकते हैं। बट जनरली जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मटेरियल आपको नेट पे ऐसे मिल जाते हैं डाउनलोड करने पर, किसी कोचिंग के नाम से, किसी स्कूल कॉलेज के नाम से, वो सब कोई पेटेंट नहीं कराता, क्योंकि पेटेंट कराने का प्रोसीजर लंबा होता है और उसके पैसा भी आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली गए हैं तो आपका पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट कराने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, प्रोसीजर होगा, और उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगी, जो आपकी इनकम होगी, उसका कुछ परसेंट टैक्स आपको गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। गवर्नमेंट की जो ऑफिस है वो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं चलती है ना। उनके कर्मचारी होते हैं तो उनकी सैलरी होती है, तो वो सैलरी कहाँ से आएगी? यहीं से आती है। कि अगर आप किसी चीज़ से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, कि अगर इस नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई भी चीज़ आप यूज करके अपने आप को बेनिफिशियरी हो रहे हैं, मतलब आप फ़ायदा ले रहे हैं, तो उसका कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बिकॉज़ गवर्नमेंट का पूरा राइट है इस नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर आप कहीं का पानी बेच रहे हैं और उस पानी से अगर आपकी स्केलिंग ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आप कमा रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। जैसे सपोज़ ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले होते हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं? सिर्फ़ ज़मीन यूज़ करते हैं, जगह यूज़ करते हैं, लेकिन उनको भी रजिस्ट्रेशंस कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशंस कराने के टाइम पे उनको पैसा देना पड़ता है। आप व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का भी आरटीओ ऑफ़िस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और हर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 50,000 रुपए का क्या लगता है, उनका चार्ज लगता है। आप देते हैं तब जाकर के आपको एक नंबर मिलता है और आप उसको लेकर के चला पाते हैं। अगर विदाउट नंबर के आप चलाएँगे तो आप फाइन ठोक दिए जाएँगे। तो गवर्नमेंट को जो इनकम रेवेन्यू है वो ऐसे ही आती है। हम और आप कोई भी चीज़ यूटिलाइज़ करते हैं, उसका कुछ परसेंट हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में। आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े का भी आपको पैसा देना पड़ता है। जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है वो देती है, वो हमसे आपसे लेती है, और हमारा आपका पैसा जो है उसको देना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो भी कुछ हम और आप यूज़ कर रहे होते हैं, उनका कुछ न कुछ परसेंटेज में गवर्नमेंट को हमको देना रहेगा। ओके, सो देखते हैं पेटेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और ये क्या चीज़ आपको बताता है। Patent is a form of a right granted by the government to an inventor or their successor in the title, giving the owner the right to exclude other from making, using, selling, offering to the sell, and promoting an inventor for limited period of a time। पेटेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बता रहा है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाला एक ऐसा राइट है, ग्रांट होता है, जो कि उसके इन्वेंटर को या क्रिएटर को दिया जाता है, एक टाइटल के हिसाब से, और उस ऑनर को, जो कि बाकी लोग क्या होंगे, उससे एक्सक्लूड होंगे, करने के लिए कि उस चीज़ को ना तो कोई और दोबारा ऐसे बना सकता है, ना ही उसको यूज़ कर सकता है, ना ही उसको सेल कर सकता है, ना ही ऑफ़र कर सकता है सेल करने के लिए, ना ही कहीं बाहर भेज सकता है, जब तक उस ऑनर सा, जब तक उस इन्वेंटर का परमिशन आपने नहीं लिया हुआ है फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए। जब तक अगर आप उस इन्वेंटर से, आप उस क्रिएटर से, अगर आप उस ऑनर से परमिशन अगर आप नहीं लेते हैं, तो आपको पास राइट नहीं होगा उस पेटेंट की हुई चीज़ को, ना ही कहीं पे बेचने का, ना ही कहीं पे भेजने का, ना ही कहीं पे ऐसे ऑफ़र करने का, कुछ भी करने का। ये राइट सिर्फ़ उसी को होगा जो उसका पेटेंट कराएगा, मतलब जो ऑनर होगा। हाँ, अगर आपको बेचना है, अगर आपको उस चीज़ को परचेज़ करना है, तो आप वैसे जो पेटेंट कराने वाला ऑनर है, पहले आप उनसे परमिशन लीजिए, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको पे दीजिए, तब जा कर के आपको वो चीज़ें एक्सेस करने के लिए मिल पाएँगी। ओके, तो पेटेंट का मतलब यही होता है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट के निगाह में आपको उसकी रजिस्ट्री करा लेना कि ये चीज़ अब मेरी है, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि उसकी उसका भी जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी क्या होता है, टाइम होता है। एटीएम कार्ड बनवाते हैं तो उसका भी टाइम होता है, और आफ्टर ओवरिंग ऑफ दैट पीरियड हमको उसको रिन्यू कराने की ज़रूरत होती है। वैसे ही पेटेंट भी जो होता है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए होती है, कि आपने गवर्नमेंट के ऑफिस में इस चीज़ को लेकर के रजिस्ट्री करा दिया है कि ये चीज़ अब मेरी है, इसके ऑनर हम हैं। और अगर पूरे उस कंट्री में कहीं पे भी, या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उस चीज़ को ले करके कोई क्लेम करता है कि ये चीज़ मेरी है, तो आप उसको जाकर क्लेम कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि इस चीज़ का मैंने पेटेंट कराया हुआ है, आप विदाउट मेरे परमिशन के इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर वो चीज़ को यूज़ करना चाहता है तो आपसे उसको परमिशन लेगा, आप उसका चार्ज लगाएंगे, पैसा लेंगे, तब जा कर के वो यूज़ कर पाएगा।
दूसरा है कॉपीराइट। कॉपीराइट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, द कॉपीराइट गिव्स द क्रिएटर ऑफ एन ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट टू इट्स यूजुअली फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑफ अ पीरियड। किसी भी क्रिएटर्स के लिए या किसी भी इन्वेंटर्स के लिए जो ओरिजिनल उनका वर्क है उसके लिए उनको एक राइट देता है, कॉपीराइट देती है कि ये चीज़ आपकी है। सो पेटेंट में और कॉपीराइट में डिफरेंसेस है। पेटेंट का मतलब जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग है, कॉपीराइट का थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कॉपीराइट जो होती है वो क्रिएटर्स को एक ओरिजिनल वर्क के लिए क्या देता है, एक्सक्लूसिव राइट देता है। और कुछ समय के लिए, कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि हाँ अच्छा इतने साल के लिए आपने इसको कॉपीराइट करा लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बुक का एग्जांपल दे रहा था, बुक के केसेस में ज़्यादा कॉपीराइट आती है कि अगर आपने कोई बुक पब्लिश किया हुआ है तो आप उसका कॉपीराइट ले लेते हैं कि आपके अलावा कोई और उसका ऑनर या ऑथर बोलने के लिए राइटर नहीं हो सकता है। आप उसको बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने अपना कॉपीराइट कराया हुआ है। नेक्स्ट है कॉपीराइट में अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ अ क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्ट फॉर्म और वर्क्स। कॉपीराइट जो होती है वो अप्लाई हो सकती है कोई क्रिएटिव वर्क के लिए, इंटेलेक्चुअल के लिए, एन आर्टिस्ट के लिए, किसी भी फॉर्म के लिए जो भी काम कर रहा है आदमी। अगर उन्होंने कोई नोवेल चीज़ क्रिएट की हुई है, कोई चीज़ बनाई हुई है अपने इंटेलेक्चुअल का यूज़ करके, कोई क्रिएटिविटी का यूज़ करके, तो उसको कॉपीराइट करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आर्ट है, अगर आपको लगता है कि आपने कोई एक बहुत ही यूनिक सा स्पेसिफिक सा आर्ट आपने क्रिएट किया हुआ है और जो कि मार्केट में पहले से अवेलेबल नहीं है, सोसाइटी में पहले से अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको कॉपीराइट करा सकते हैं। अगर वो कहीं पे भी बेचा जाएगा, कहीं पे भी अगर कोई यूज़ करना चाहेगा तो आपसे परमिशन लेगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज़ है, इनका एक वाइड रेंज है। एंड कॉपीराइट डज नॉट कवर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन देमसेल्फ, ओनली द फॉर्म और द मैनर इन विच दे आर एक्सप्रेस्ड। मतलब ऐसा नहीं कि आपके मन में कोई आइडियाज आए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मन में सपोज अगर आइडिया आया कि ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है, CO2 कितना ज़्यादा एक्सेस हो रहा है और हमारे पूरे अर्थ में 70% या 75% ज़्यादा क्या है आपका वाटर है, और इनमें से वाटर बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई यूज नहीं है। तो क्यों ना हम अगर यहाँ पे फ्लोरीन गैस को क्या करें, ऐसे वाटर में डाल दें। तो चूंकि अगर वाटर में अगर आप यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, HF गैस बना लेगा और यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन क्या करेगा, लिबरेट कर देगा। और इस HF गैस का कोई भी एटमॉस्फेयर पे बैड इम्पैक्ट नहीं है, ये गैस बन के उड़ जाएगा और बहुत लार्ज स्केल पे ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पे फ्री हो जाएगी। ये मेरे मन में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस आइडिया का मुझे कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। जब तक मैं इसका पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके, प्रॉपर इसको लिटरेचर के फॉर्म में लिख करके इसको पब्लिश नहीं करता हूँ, इसको मतलब ये इसको कोई अथराइज नहीं हो जाता है, तब तक मैं इसका कॉपीराइट नहीं करा सकता। तो कॉन्सेप्ट का या आइडियाज़ का या सिर्फ इन्फॉर्मेशन का, जैसे मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हाँ अ, इस H2O के मॉलिक्यूल का रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन से कराते हैं तो ये बनेगा, जो कि हार्मफुल नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन का कोई आपका कॉपीराइट नहीं हो पाएगा जब तक कि हम इसको प्रॉपर लिख करके एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर देते कि ऐसा रिएक्शंस हो सकता है और ये जो चीज़ बनेगी उसका कोई भी बायोटिक एंड अबायोटिक सिस्टम पे कोई बैड इम्पैक्ट नहीं होगा और इसके बाद जो ये ऑक्सीजन बनेगी वो आपका ज़्यादा यूजफुल होगा। जब तक इसको टेक्निकली हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर देते और लिटरेचर के फॉर्म में इसको नहीं दे देते, तब तक हम इसका कॉपीराइट नहीं करा पाएंगे। तो यही ये बताना चाहता है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉपीराइट के बारे में स्टेटमेंट क्या सही है या क्या गलत है, ऐसा दे करके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉपीराइट डज नॉट कवर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन देमसेल्फ। कोई आपका आइडियाज़ है, कोई आपके इन्फॉर्मेशन है, उनके लिए कोई कॉपीराइट नहीं होता तब तक जब तक कि वो कोई एक्सप्रेस फॉर्म में नहीं आ जाता, मतलब आप उसको ऐसे रिटन फॉर्म में, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में नहीं दिखा देते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस है, या आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स का मतलब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स प्रोटेक्ट द विजुअल डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट प्योरली यूटिलाइटरी। मतलब कि सपोज कीजिए कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा होता है और मतलब कि वो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से यूजुअल फॉर्म में नहीं है, तो उनके लिए आपका जो ऑब्जेक्ट है उनके लिए कोई विजुअल डिज़ाइन देने का क्या करता है, राइट को प्रोटेक्ट करता है। मतलब सिंपल भाषा में आप समझिए कि अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई चीज़ बन रही है और उसका कोई एक आपको लोगो चाहिए या फिर आपको कोई एक विजुअल मीन्स कोई मार्क चाहिए, तो उसके लिए जो प्रोटेक्शन का काम करेगी वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट क्या करता है, काम करता है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट प्रोटेक्ट द विजुअल डिज़ाइन ऑफ ऑब्जेक्ट
दैट आर नॉट प्योरली यूटिलाइज। जो कोई भी प्रोडक्ट या जो भी कोई ऑब्जेक्ट अगर पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उनके विजुअल डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करने का राइट देता है, दैट इज द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट। एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन right consists of the creation of a shape, configurations, compositions, or pattern, or color, or combination of a pattern and color in three-dimensional form containing aesthetic values। मतलब आपको बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल जो डिज़ाइन राइट होगा वो डिज़ाइन जो होगा वो क्या क्या कंसिस्ट कर सकता है। उसका जो विजुअल होगा, मतलब जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, चाहे वो कोई मार्क हो, चाहे वो आपका कोई लोगो हो, उसका शेप, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसमें क्या-क्या चीज़ होगी, उसका कंपोज़िशंस, उसके पैटर्न, उसके कलर या दोनों का कॉम्बिनेशंस थ्री डायमेंशनल शेप में, ये सारा सब कुछ आपको देता है, दैट इज़ द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट। और ये कंपोनेंट्स आपके इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स माने जाते हैं, उसके कैटेगरी में आते हैं। An industrial design can be two or three dimensional pattern used to produce a product, industrially commodity and handicraft। इंडस्ट्रियल जो डिज़ाइन है वो आपका 2D और 3D दोनों तरीके में से कोई भी आपका हो सकता है, जो कि उस प्रोडक्ट के लिए क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया गया हो। और या तो हैंडीक्राफ्ट हो सकता है या फिर इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज हो सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्लांट वेराइटीज। प्लांट वेराइटीज का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई नई स्पीसीज या नई नई कोई वेराइटी या नया कोई प्लांट का डिस्कवरी किया। सो प्लांट ब्रीडर्स राइट और प्लांट वेराइटी राइट्स आर द राइट टू कॉमर्शलाइज यूजेज अ न्यू वेराइटी ऑफ अ प्लांट। फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए कि टेक्सोनॉमी के साइंटिस्ट हैं और उसमें आप कोई इंटरेस्ट मतलब आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं और आपने किसी एरिया को ऐसे टारगेट किया हुआ है। मान लीजिए कि सपोज कि ये आपका तमिलनाडु का कोई एरिया है फॉर एग्जांपल। तो तमिलनाडु के एरिया में आपने क्या किया, इस एरिया को क्या क्या स्पॉट किया और यहाँ पे जितने भी आपके फ्लोरा एंड फौना मतलब जो प्लांट के स्पीसीज हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करते करते आपने कोई प्लांट आइडेंटिफाई किया और उसके फीचर्स को मैच कराया और आपने देखा कि जो प्लांट की पूरी लिस्ट है, डिस्कवरी है, मतलब डिक्शनरी है, उसमें ये वाले फीचर्स कहीं पे मैच नहीं करते हैं। तो आपने इसको क्या किया, एक नाम दे दिया कि ये वाला प्लांट जो है ये अभी तक नहीं खोजा गया है और ये इस फाइलम से या इस कैटेगरी से या इस स्पीशीज से बिलोंग करता है। तो इसकी नई एक वैरायटी बन गई। मान लीजिए अगर उसके डिस्कवरर हम हैं तो हमने क्या किया, जहाँ पे कहीं लोकेशन है उसके नाम पे लगा करके, सपोज अगर तमिलनाडु है तो हमने इसको तमिल और हमने डिस्कवर किया है तो एम के, इस तरीके से नाम हमने इसको दे दिया। तो ये एक नई प्लांट की क्या हो गई, वैरायटी हो गई। अब इसके ऑनर हम हो गए, हमने इसको क्या किया है, इसका राइटर ले लिया है। तो प्लांट ब्रीडर्स और राइट्स और प्लांट वैरायटी राइट्स आर द राइट टू कमर्शलाइज यूज अ न्यू वैरायटी ऑफ अ प्लांट। अब इस प्लांट को हम लार्ज स्केल पे कमर्शलाइज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट है और इस प्लांट का क्या क्या इम्पैक्ट है, चाहे वो इकोसिस्टम में या फिर ह्यूमन पॉपुलेशंस पे। तो उस चीज़ को हम इंडस्ट्रियली लेवल पे या कमर्शलाइज लार्ज स्केल पे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यही आपको बताता है प्लांट वेराइटीज और प्लांट ब्रीडर राइट, कि अगर हम कोई प्लांट के साइंटिस्ट हैं, प्लांट के फील्ड में डिस्कवरी कर रहे हैं और हमने कोई नया वैरायटी आपका प्लांट का खोजा हुआ है तो उसको हम डिपेंड करा करके कॉमर्शियल लेवल पे क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अभी कौन ज्वाइन हो रहा है यार इतने लेट से। सो हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ।
सोविक, मैं आपकी बात से ही समझ नहीं पाया कि अभी आप इस टॉपिक पे क्या बोलना चाह रहे थे, मतलब कुछ रिलेवेंसी निकली नहीं मुझे, मतलब प्लांट वैरायटीज में। हाँ। नहीं, नहीं, ये प्लांट वैराइटीज़ जो है वो आपके जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, मैं उनके अंदर मैं आपको कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ पहले से एग्ज़िस्ट नहीं करती हो, कोई नई वैराइटी अगर होगी, नई वैराइटी 2 तरीके से बन सकती है। पहला, या तो उसकी अब तक की डिस्कवरी नहीं की गई होगी, अब तक उसको खोजा नहीं गया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब तक आपकी अनडिस्कवर्ड हैं, राइट? हाइड हैं। तो दूसरा ये होता है कि सपोज़ जैसे मान लीजिए व्हीट है, व्हीट एक क्रॉप है और इसकी वैरायटी मतलब इसका जो सीड है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमने उसमें कुछ जेनेटिकल मॉडिफिकेशंस करके या दो सीड की क्वालिटी को लेकर के उनके जीनोम को हाइब्रिड करा करके कोई दूसरा बनाया, और उसकी वैरायटी उन दोनों जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही थी टोटली डिफरेंट हो गई, राइट? तो उस दो नहीं, नहीं, दोनों 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 तरीके से ही चीज़ें नई प्रोड्यूस हो सकती है, न्यू वैरायटी बन सकती है, और आप उन दोनों चीज़ों को ही पेटेंट करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पेटेंट कराने वाली जो चीज़ें होती हैं, उनके लिए न्यू होना ज़रूरी होता है। पहले से अगर कोई चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही होगी, तो उसको आप नहीं करा पाएँगे, आप उसके ओनर नहीं बन सकते हैं। और न्यू बनाने का 2 तरीका है, या तो आप उसको जेनेटिकली मॉडिफ़ाइड करके 2 हाइब्रिड सीड्स मतलब 2 सीड्स को मिला करके हाइब्रिड आप बना लीजिए, और उसकी जो प्रॉपर्टी हो उन दोनों सीड्स से ज़्यादा बेटर हो, इम्प्रूव क्वालिटी हो, और उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शंस हो, तो उसको आप बोल सकते हैं कि नई वैरायटी है और इसका हमने कॉपीराइट कराया है। जैसे जितने भी आपके सीड के इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब पे आप देखिए, उनके सीड के नाम पे उनका नाम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बीएचयू का बताऊं, तो यहाँ पे रहता है HUW करके, हिंदू यूनिवर्सिटी वीट, और कोई एक नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 234 मैंने आपको बता दिया। ये वीट की वैरायटी, इससे पूरा का पूरा पेटेंट राइट है किसका? बीएचयू का। क्योंकि ये वाली जो वीट की वैरायटी है वो इंडिया में और कहीं नहीं पाई जा रही, क्योंकि इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशंस किया, जिंक के कंटेंट को बढ़ाया और आयरन के कंटेंट को बढ़ाया, जो कि नॉर्मल वैरायटी में नहीं पाई जाती है। ये भी एक न्यू वैरायटी हुआ। ऐसे ही सपोज अगर आप कोई टेक्सोनॉमी के प्रोफेसर से, मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप किसी ऐसे जगह पे जाके डिस्कवर खोज रहे हैं और आपको कोई एक नई वैरायटी मिल गई प्लांट की, जो कि अब तक की रिपोर्टेड नहीं थी, तो आप उसको भी उसके आप ऑनर बन जाएंगे। आपके ही नाम से वो चीज़ जानी जाएगी कि अच्छा आपने उसको डिस्कवर किया है, और आप उसके मतलब आप उसके इन्वेंटर हैं। नहीं, देखिए, लिसन लिसन लिसन, आपका आपका जो मतलब कहना है वो, और जो मैं कह रहा हूँ, दोनों चीज़ें अलग हैं। मैं आपको ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलेगा, वो अच्छी बात है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें खोजी गई और उनके द्वारा खोजी गई। मेरा कहना ये है कि अगर कोई चीज़ जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और उसको अगर आपने इन्वेंट किया हुआ है और आपने उसको अपने हिसाब से रिपोर्ट किया हुआ है कि ये चीज़ अब तक रिपोर्टेड नहीं है, और उसको पाया भी गया कि रिपोर्टेड वो नहीं है, तो आप उसके इन्वेंटर कहलाएंगे और आप उसके डिस्कवर कहलाएंगे। आप उसको अपने नाम से उसको पेटेंट करा सकते हैं कि अच्छा चलो ये चीज़ है। हाँ, बट एक चीज़ और भी है कि जो नेचर में ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनके लिए आपने कोई अपना खर्च नहीं लगाया, सिर्फ डिस्कवर किया हुआ है, उनको एक्सेस करने का जो राइट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, बट वो नहीं आपके नाम से जाएगा। एक्सेस करने का जो राइट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, बट वो चीज़ आपके नाम से जानी जाएगी। हम्म। तो ये जो आपको क्या लगता है, जितने भी ये हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं, ये क्या किए जाते हैं? म्यूटेशन भी बेसिकली टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक जीनोम के साथ में मॉडिफिकेशन है, राइट? स्पॉन्टेनियस तरीके से होने वाली उसी चीज़ को जब हम मैनिपुलेट करते हैं लेबोरेटरीज में, जीन को क्या करते हैं, या तो कट करते हैं, या तो ऐड करते हैं, या तो डिलीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिसकी वजह से सम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी मॉडिफाई हो, मीन्स अल्टर हो जाती हैं। वो जो मॉडिफाइड की हुई कैरेक्टर होती है, वो नेचुरली पाए जाने वाले जो सीड्स की वैरायटी होती है उसमें नहीं पाई जाती है। दैट इज़ वाई आप इस चीज़ को चैलेंज करते हैं कि हाँ, ये एक नई वैरायटी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया कि ये HUW जो हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस का है, वीट की वैरायटी है। इस चीज़ के लिए VHU के पास पूरा राइट है कि इन्होंने इसमें क्या किया है, जिंक का और आयरन का दोनों का कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ाया, क्योंकि नॉर्मली ये रिपोर्ट किया गया कि जो इंडियन फीमेल्स होती हैं, उनकी बॉडी में ये आयरन की और जिंक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है,
जिसकी वजह से उनसे होने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन के बेबीज हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। जिंक की कमी हो रही है तो उनको उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो रहा है, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। आयरन की कमी हो रही है तो लेडी की बॉडी भी खुद से खुद परेशान हो रही है। दैट इज़ वाई उन्होंने क्या किया कि इस वीट के वैरायटी में ऐसे जिंक और आयरन वाले जीन्स को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ताकि उनका कंटेंट ज़्यादा बन सके। और अगर इस वीट को कोई भी जो भी कोई अगर यूज़ कर रहा है, खा रहा है, तो उसकी बॉडी में जिंक का और आयरन की कमी नहीं होगी। तो ये नेचुरल वैरायटी ही थी, लेकिन उसमें जिंक का मॉडिफिकेशंस करके उसको बनाया गया। और चूंकि इसमें आपने अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने पूरा इसमें इंटेलेक्चुअल इंटरेक्ट किया, इन्वेस्ट किया है, दैट इज वाई इसके आप ऑनर हो जाएंगे, आप इसको कॉपीराइट करा सकते हैं। नेचुरल चीज़ों के लिए जो मैं आपको बोल रहा था उसके राइटर आप होंगे, ऑनर आप होंगे, लेकिन यूज करने के एक्सेस आपके पास नहीं होगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, ये वाली बात थी। हम्म, हम्म। कौन सा राइट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब क्या? हम्म। नहीं, नहीं, देखिए उसमें होता ये है, सपोज़ कीजिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी का एग्ज़ाम्पल फिर से कोट कर देता हूँ। ये वैराइटी सपोज़ मैं बीएचयू का साइंटिस्ट हूँ, मैंने डिस्कवर किया है, राइट? मैं पहले इनिशियली इसको फार्मर्स को देता हूँ खुद कल्टीवेट कराने के लिए, चूँकि मैं एक गवर्नमेंट संस्था से आता हूँ और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है और ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके और फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुँच सके। जितनी चीज़ें मैंने उसको दी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई इस सीड को इंडस्ट्रियल पर्पज से, मतलब कि उसका बिजनेस करना चाहता है, एट दैट टाइम वो मुझसे परमिशन लेगा और मैं उसको चार्ज करूंगा तभी वो कर पाएगा। अपने भरण पोषण के लिए अगर वो कर रहा है, अपनी फैमिली को चलाने के लिए कर रहा है, सो देयर इज नो इशू, बिकॉज मैंने बनाया है उसी लिए है। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और गवर्नमेंट की यही टारगेट थी कि उस कंट्री के जो वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आने वाले पब्लिक हैं उनको वो चीज़ दिया जाए, तब तक जब तक कि उसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करा करके आप बिजनेस में कर रहे हो। अगर आप बिजनेस करेंगे तो फिर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आप अपना जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है। तो फार्मर्स। हाँ, बिल्कुल, आप इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं। जैसे अगर सपोज़ कीजिए कि आपकी आपकी खुद की कोई एक रिसर्च लैब है, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? और आप वहाँ पे जीनोम पे काम करते हैं और आपने जीनोम में करते-करते ऐसा कुछ किया कि जिससे एक नई वैराइटी मिल गई। तो आप उस नई वैराइटी को पेटेंट करा सकते हैं, डेफ़िनिटली। और आप उसको अच्छे तरीके से, जैसे सपोज़ आपने वीड की वैराइटी कोई डेवलप की और पंजाब में बहुत सारे फार्मर्स हैं जो कि बिज़नेस करते हैं इस चीज़ का, लार्ज स्केल प्रोडक्शंस कराते हैं। तो अगर वो आपके फर्म से आकर के उस वैरायटी को प्रोक्योर करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको वो पैसा पे करेंगे, आपसे परमिशन लेंगे, तब जाकर के उसको बेच पा मतलब उसको प्रोडक्शंस करा करके इंडस्ट्रियल स्केल पे बेच पाएँगे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं। आपको भी पेटेंट ऑफिस में जाकर के उसको बताना पड़ेगा कि एक नई वैरायटी है जो कि इसका ये बेनिफिट है और मैं इसको पेटेंट कराना चाहता हूँ। आप उसको पेटेंट कराइए। अगर उस वैरायटी का कोई लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे लेकर के कमर्शियलाइज़ कर रहा होगा, तो करने से पहले आपकी परमिशन लेगा और आपको उसका पैसा देगा। आप 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 हमको ये बताइए, अगर कोई भी
कोई भी इंडस्ट्री हो जो कि लार्ज स्केल पे कोई पब्लिक वेलफेयर के लिए फूड कमोडिटीज बना रही है, राइट? आपको पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्शंस में जो भी चीज़ें यूज होती हैं उनका ट्रायल होता है और उनकी पूरी ट्रेडमार्क की चेकिंग होती है कि आपने ये वैरायटी कहाँ से लिया हुआ है और ये वैरायटी का सोर्स क्या है। तो अगर उस वैरायटी को लेकर के वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन अगर करेगा ना, तो पहले उसकी उसको जवाबदेही बनेगी कि हाँ, ये वैरायटी मैंने कहाँ से प्रोक्योर किया हुआ है। विदाउट उसके सोर्स की इंफॉर्मेशन दिए हुए उसके इंडस्ट्री में वो वैरायटी ऑफ सीड यूज नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडस्ट्री में ला करके कुछ भी कहीं से भी बनाना शुरू कर दीजिए और फिर आप उसको स्केल लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर दिया। ऐसा नहीं होता, उसकी पहले चेकिंग होती है कि आपके पास ये सोर्स आपको देना पड़ता है कि ये जो चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ, चाहे इंग्रेडिएंट यूज कर रहा हूँ या फिर कोई केमिकल यूज कर रहा हूँ या सीड्स यूज कर रहा हूँ, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से मैंने लिया हुआ है। लार्ज स्केल पे ऐसे बगैर इंफॉर्मेशन के नहीं हो सकता है। और इवन उसके बाद भी क्वालिटी जो होती है वो चेक की जाती है कि वो क्वालिटी ठीक है भी या नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप लार्ज स्केल पे कोई चीज़ प्रोक्योर कर रहे हैं तो आपके पास एक बिल होगा, आपके पास कोई एक परचेज करने का कोई डेट होगा, कोई कुछ तो होगा ना। तो अगर आपने किसी फर्म से परचेज किया हो तो आप उसका मार्क दिखाएंगे कि मैंने यहाँ से लिया हुआ है। तो वो अल्टीमेटली देखिए, जो चीज़ पेटेंट आपने करा दिया है और अगर उसका यूटिलाइजेशन लार्ज स्केल पे कहीं भी हो रहा होगा, वो पता चलेगा। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, जो फार्मर्स को, जैसे सपोज मैंने फिर से एग्जांपल वही दे रहा हूँ कि जो फार्मर्स को ऐसे दिया जाता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये बीएचयू ने वैरायटी अपनी डेवलप की। बीएचयू स्टार्टिंग में पहले ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जा जा करके कैंप लगा करके इस वैरायटी को पहले उसने दिया फार्मर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में लगाने के लिए कि आप इसको लगाइए, खाइए। 2 साल के बाद उन्होंने रिपोर्ट लिया कि अच्छा, इस रिपोर्ट से क्या समझ में आया कि भैया अब उनके यहाँ पे उल्टी दस्त की बीमारियां कम हो रही हैं और परेशानियां आयरन की कम हो रही हैं। तो अब उस वैरायटी को बीएचयू ने क्या किया, पेटेंट करा लिया है। अब अगर कोई इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर कोई उसको लेकर के बेचना चाहता हो, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जिंक और आयरन का कंटेंट ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल आटे के कंपेरिजन में आटा महंगा मिलता है। तो जो अच्छी अच्छी फैमिली वाले होते हैं उनको आटा ही चाहिए होगा, तो उसको जब लार्ज स्केल पे वो बनाएगा तो उनको पैसा देना पड़ेगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। एनीवे अगर और भी कुछ अगर चीज़ें रह जा रही हैं तो उसको फिर बाद में भी डिस्कस। हाँ, अभी इसकी एक और भी क्लास होगी। आज की क्लास में आपको पूरा ये विपो और आईपीआर का जो कॉन्सेप्ट है ये पता चल जाएगा। अगली जो क्लास होगी उसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको दिया जाएगा। और वो इन्फॉर्मेशन उस पर्पज़ से नहीं होगा कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के पूरे रिसर्चर्स हैं, उस पर्पज़ से होगा जो कि आपके एग्ज़ाम से 15 नंबर का वेटेज है। चलिए, अच्छा है कि ये टॉपिक मतलब अभी तक जो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा वो इंटरेस्टिंग नहीं था। ओके, ओके। समझ गया, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स था उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग पाया जितना कि ये लग रहा है। ओके। काफ़ी टाइम चला गया डिस्कशन में। द नेक्स्ट पॉइंट, द वैरायटी मस्ट अमंग अदर्स बी नोवेल एंड डिस्टिंक्ट एंड फॉर रजिस्ट्रेशन द इवेल्युएशन एंड प्रोपागेशन वेटिंग मटेरियल ऑफ द वैरायटी इज कंसीडर्ड। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो वैरायटी जो है वो जितने भी वैरायटीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं उनमें से नोवेल होना चाहिए, अलग होना चाहिए और मतलब नया होना चाहिए और अलग होना चाहिए उनके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और फर्दर आगे की जो भी इवेल्युएशंस के प्रोसेस होंगे उनको कराने के लिए उस मटेरियल के लिए वो कंसिडर किया जाएगा। अगर आपका वो मटेरियल जिस चीज़ के लिए आप प्लांट वैराइटीज़ के लिए आप क्लेम कर रहे हैं कि ये आपका नोवेल है, अगर ऐसा नहीं पाया जाता कहीं से भी, अगर आपको लगता है कि मतलब जो रजिस्टर करने वाली ऑफिस होगी अगर उनको लगेगा कि जो भी आपने ये प्लांट की वैराइटीज़ या ब्रीडर्स दिया आपने ये नोवेल नहीं है, अलग नहीं है, तो फिर आपका वहाँ पे वैराइटीज़ के लिए राइट आपको नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क को लेकर के काफ़ी अवेयरनेस है हम सभी लोगों को। हम लोग देखते हैं कि जो भी सामान आप परचेज करते हैं तो उसका एक लोगो बना रहता है। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क इज ए रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिज़ाइन और एक्सप्रेशन दैट डिस्टिंग्विशेस अ पर्टिकुलर ट्रेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ द अदर ट्रेडर्स। तो सिंपली
एक ऐसा पर्टिकुलर आपका कोई स्पेसिफिक लोगो, जैसे लाइक एज आप एमएस बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एमएस बायोलॉजी का अपना क्या है, एक लोगो है जो कि किसी बाकी और से मैच नहीं करता है। यूट्यूब के ही दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग यूट्यूबर्स हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन शायद किसी से मेरा जो लोगो है वो कलर, वो डिज़ाइन, वो लेटर्स मैच करेगा। सो वो हमारा बाकी लोगों से क्या करता है, अपने आप को यूनिक बनाता है। तो उसी को आप बोल सकते हैं ट्रेडमार्क। तो ये एक ऐसा रिकॉग्निबल हो, मतलब पहचान हो कि हाँ ये मेरा है, उसका साइन हो, डिज़ाइन हो, एक्सप्रेशंस हो, और बाकी लोगों से अलग करता हो उसी फील्ड में काम करने वाले लोगों से, तो उसको आप ट्रेडमार्क के नाम से जानते हैं। ट्रेड ड्रेस क्या होगा, उसको डिफाइन किया गया कि ट्रेड ड्रेस इज अ लीगल टर्म of art that generally refers to the characteristics of a visual and aesthetic appearances of a product or its a packing that signify the source of the product to the consumers। मतलब ट्रेड ड्रेस ये होता है जो कि किसी भी ट्रेडर का जो लोगो है या जो ट्रेडमार्क है, वो इस चीज़ को कैरेक्टराइज करे या सिग्निफाई करे, बताए विजुअली कि एक्चुअली में ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसका सोर्स क्या है, और ये मतलब इसका ऑनर कौन है, या कहाँ से ये मतलब कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। तो उसके सोर्सेज के बारे में, मतलब उस प्रोडक्ट के सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो दे रहा हो, उसको आप ट्रेड ड्रेस के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका ट्रेड सीक्रेट्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है द दैट इज ट्रेड सीक्रेट्स इज ए फार्मूला, प्रैक्टिस, प्रोसेसेस, डिजाइन, इंस्ट्रूमेंट, पैटर्न और completions or of information which is not generally known or reasonably ascertainable by which a business can obtain the economical advantage or over competitors and customers। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कोई फार्मूला, कोई एक ऐसी प्रैक्टिस, कोई एक ऐसा प्रोसेस, कोई एक डिज़ाइन या इंस्ट्रूमेंट या पैटर्न, उस इन्फॉर मतलब उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिया हुआ हो जो कि जनरली मतलब कि बेसिकली ऐसे रीजनेबल ना हो, तार्किक ना हो सके, और वो किसी भी बिजनेसमैन का जो इकोनॉमिकल एडवांटेज है या उसका कॉम्पिटिटर है, उसके बारे में उसको एक एडवांटेज दे सके, उसको आप ट्रेड सीक्रेट्स के नाम से जानते हैं। सो सिंपली ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब ये हुआ कि हमारी अगर कोई कंपनी है, हम किसी चीज़ के ऑनर हैं, तो उसका जो डिज़ाइन है, उसका जो प्रोसेस है या जो भी कुछ है, वो बाकी लोगों से मतलब अलग हो, या बाकी लोगों का कोई ऐसे रीजनेबल ना हो, सस्टेनेबल ना हो, और उसका जो फ़ायदा हो वो हमें सिर्फ हो उस डिज़ाइन का और उस प्रैक्टिस का, उस प्रोसेस का। तो उसको आप टेक्निकली ट्रेड सीक्रेट्स के नाम से जान सकते हैं। ये सारे पार्ट आपको जो अभी यहाँ पे वन बाय वन डिफाइन किए गए हैं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत में आते हैं। सो यहाँ पे आपका ये जो आईपीआर का कॉन्सेप्ट था, मतलब आपने देखा कि आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और उसके फर्दर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया गया। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है पढ़ने के लिए वीपो के बारे में, दैट इज़ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है, क्या इसका फंक्शंस है, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है, इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ से आते हैं। तो जो मेजर मेजर इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। VIPO, that is World Intellectual Property Organizations, was created to promote and protect intellectual property right or property access across the world by cooperating with the countries as well as the इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका काम होता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको उनके साथ में कोऑपरेट करके, कंट्री वाइज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोऑपरेट करके, मिल करके वर्ल्ड लेवल पे जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके प्रोटेक्शंस का और उनके प्रमोशंस का जो काम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो वीपो क्या है, परफॉर्म करती है। वीपो इज़ वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आपको बताया जा रहा है कि 15 में से एक है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनका काम अभी आप इसमें ऊपर देखा। इट बिगन्स ऑपरेशंस ऑन 26 अप्रैल 1970। 1970 में 26 अप्रैल को ये काम करना स्टार्ट किया था, मतलब इसने अपना एक्ट करना शुरू कर दिया। वीपोज एक्टिविटीज़ इंक्लूड hosting forums to discuss and shape international IP means intellectual property rules and policies, providing global services that registers and protect IP in different countries, resolving transboundary and IP disputes। वीपो का बेसिकली जो काम है मेन, वो क्या है, किसी भी फोरम को होस्ट करना, डिस्कस करना उसके शेप के बारे में, उसके डिज़ाइन के बारे में, उसके मार्क के बारे में, इंटरनेशनल आईपी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रूल्स को लेकर के, उनके पॉलिसीज़ को लेकर के उनको प्रोवाइड करना ग्लोबल लेवल पे उनको, दैट इज़ किस तरीके से वो रजिस्टर कर सकते हैं, और
जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है अलग अलग कंट्री में, और जो भी अगर कुछ डिस्प्यूट हो रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के उसको रिजॉल्व करना, उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाना, ये आपका मेजर काम होता है वीपो का। तो वीपो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर द कंट्री, जो कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके जो भी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, उनको फ्रेम आउट करना, उनको एक तरीके से प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, और जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रूल्स में या उनके ट्रांसपेरेंसी में कोई अगर डिस्प्यूटेड आते हैं तो उनको रिजॉल्व करने का काम ये वीपो आपका करता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रोटेक्शन का काम होता है। तो ये इनके फंक्शंस को लेकर के आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, क्योंकि आप प्री एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे बहुत टफ नहीं, मतलब बेसिक जो आइडियाज़ होता है आपको पता है कि नहीं है, ये आपसे उम्मीद वहाँ पे की जाती है। ये चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के बेसिस पे, कब से ये एक्ट में आया, कब से काम करना शुरू कर रहा है, और इसका मेन जो काम है वो क्या होता है, कौन कौन से एक्टिविटीज इसमें इंक्लूडेड होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जानी होनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि वीपो हेल्पिंग कनेक्ट आईपी सिस्टम्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम थ्रू यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सर्विंग एज अ जनरल रेफरेंस डेटाबेस ऑन ऑल आईपी मैटर्स। बता रहा है कि जो बेसिकली वीपो होता है वो एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम होता है जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड रूल देता है, एक स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देता है सारे लोगों के लिए, सारी कंट्रीज़ के लिए, डेटाबेसेस के लिए, और उसी आईपी के स्टैंडर्ड को फॉलो करके सब लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी कंट्रीज में रूल को एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इंक्लूड प्रोवाइडिंग रिपोर्ट्स एंड स्टैटिक्स ऑन द स्टेट्स ऑफ द आईपी प्रोटेक्शंस और इनोवेशंस बोथ ग्लोबली एंड स्पेसिफिक कंट्रीज। ये वीपो का काम और भी ये बताता है कि बेसिकली मतलब कंट्री लेवल पे एंड वर्ल्ड लेवल पे किसी भी स्टेट का, मतलब जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शंस का जो आपका स्टेट है उसके स्टैटिस को बताना, उसकी रिपोर्ट को बताना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वीपो की कैटेगरी में आता है। वीपो ऑल्सो वर्क विद द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज एंड इंडिविजुअल्स टू यूटिलाइज आईपी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी काम कर सकता है, एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके लिए भी रूल्स यही बनाते हैं, और इंडिविजुअली अगर आप ऑनर हैं तो उनके लिए भी आपको मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो राइट्स है, जो रूल्स है, जो पॉलिसीज है वो फ्रेम करता है, और जिससे कि पूरा आपका आपके सोसाइटी का और आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, मतलब सोसाइटी भी वेल डेवलप्ड रहे और पैसे सभी अच्छे तरीके से आता रहे। वीपो administered 26 international treaties that concern a wide variety of intellectual property issues, ranging from the protections of audiovisual work to the established international patent classifications। 26 इंटरनेशनल पूरे मेंबर्स हैं कह सकते हैं इसके वीपो के, और जो कि इस चीज़ से पूरा चर्चा करते हैं कि क्या कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या क्या इशूज़ है, और उनके प्रोटेक्शंस को लेकर के ऑडियो विजुअल मीन्स दिखाई देना या सुनाई देने वाली जो चीज़ें हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए पूरा प्रॉपर तरीके का ये पूरी कमेटी होती है जो कि काम करती है, किस तरीके से रूल्स होने चाहिए, किस तरीके की पॉलिसीज होनी चाहिए। इट इज़ गवर्नड बाय द जनरल असेंबली एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। इसको गवर्न करने के लिए जनरल असेंबली है और कोऑर्डिनेशन कमेटी है, विच टुगेदर सेट पॉलिसीज एंड सर्व एज द मेन डिसीजन मेकिंग बॉडीज। ये दोनों मिलकर के बेसिकली डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती हैं, और यही दोनों मिलकर के जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रूल्स हैं वो बनाने का क्या है काम करते हैं कि किस तरीके से आईपीआर के लिए रूल्स बनने चाहिए। द जनरल असेंबली ऑल्सो इलेक्ट वीपोज चीफ। जनरल असेंबली जो होती है वीआईपीओ मीन्स इसके चीफ को, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को, डायरेक्टर जनरल को क्या करती है, रिक्रूट करने का काम करती है, मीन्स चूज करती है। हेड क्वार्टर्स इन जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये प्रेजेंट है, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हेड क्वार्टर होगा वो आपका स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में है, जो कि जहाँ से चल करके ये रेगुलेट होता है। सो ये था इन्फॉर्मेशन सारा आपको आज के लिए, जिसके बारे में आपने देखा कि IPR मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंड VIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या था। और स्लाइड दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, स्लाइड नहीं दिख, अच्छा ओके। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको इनके बारे में लेकर के, और ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें अगर आप और जानना चाहेंगे और सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मिलेगी, क्योंकि हर एक लेवल पे कोई ट्रेडमार्क को बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल लेवल पे करने के लिए, सबके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। तो उतनी सारी पॉलिसीज़ को यहाँ पे इस लिमिटेड टाइम पे कवर करना पॉसिबल भी नहीं है और ठीक भी नहीं है आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसका वेटेज 15 मार्क्स का है,
और यहाँ से जो पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बनते हैं और बन सकते हैं, उनके पॉइंट को रखते हुए ये सारे कंटेंट आपको दिए गए हैं। और होपफुली कि आपको कॉन्सेप्ट बन पाया होगा कि एक्चुअली में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है और उसका राइट क्या होता है और किस तरीके से वीपो अपना काम करती है। ओके।